It's due to operational constraints. Operational constraints? Tell me the real reason. This is above my pay grade. If you can't tell me the असली कहानी, I will find it myself. एक्चुअली कोई ये फ्लाइट कैंसिल क्यों? आपको सच बताओ। नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। अगर हाल के दिनों में आपने हवाई सफ़र करने का सोचा भी है तो मुमकिन है कि इंडिगो की फ्लाइट कैंसिलेशन वाली खबरों ने आपको परेशान किया होगा। हाँ बिल्कुल, एयरपोर्ट पर हजारों लोग फंसे हुए, जरूरी काम रुके हुए, छुट्टियां बर्बाद, और सबके मन में एक ही सवाल, आखिर देश की सबसे बड़ी एयरलाइन के साथ ये हो क्या रहा है? हमारे पास डीप माइंडसेट का एक विश्लेषण है जो इस पूरे मामले की परतें खोलता है। तो आज हम इसी पड़ताल के सहारे ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो कहानी हमें बताई जा रही है क्या वो पूरी है या फिर पर्दे के पीछे कोई और ही खेल चल रहा है। बिल्कुल। और इस तरह के बड़े संकटों में अक्सर ऐसा ही होता है, जो वजह सामने रखी जाती है वो सिर्फ कहानी का एक छोटा सा हिस्सा होती है। हाँ, असली वजह ज्यादा गहरी और उलझी हुई होती है। तो चलिए इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये संकट था कितना बड़ा, मतलब हम कितनी उड़ानों की बात कर रहे हैं। देखिए, आंकड़े वाकई हैरान करने वाले हैं। जब ये संकट अपने चरम पर था तो इंडिगो एक दिन में अपनी लगभग 2300 दैनिक उड़ानों में से 500 से ज्यादा रद्द कर रहा था। 500 से ज्यादा? हाँ, ये कोई छोटी मोटी तकनीकी खराबी नहीं थी, ये एक तरह से पूरे सिस्टम का ठप पड़ जाना था। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे बड़े एयरपोर्ट्स पर लोगों को 12 से 24 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। 24 घंटे? और सबसे चौंकाने वाली बात है, उनका ऑन टाइम परफॉर्मेंस यानी समय पर उड़ान भरने का रिकॉर्ड वो 35% से गिरकर सीधे 19.7% पर आ गया। 19.7%, मतलब 5 में से सिर्फ एक फ्लाइट वक्त पर उड़ रही थी। बिल्कुल। सोचिए उन यात्रियों पर क्या गुजरी होगी, ये तो किसी बुरे सपने से कम नहीं। तो इस पूरे केओस के लिए आधिकारिक वजह क्या बताई गई? आधिकारिक तौर पर इसका ठीकरा फोड़ा गया DGCA यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के नए FDTL नियमों पर। FDTL का मतलब है फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस। FDTL, ये सुनने में काफी टेक्निकल लगता है। आसान भाषा में इसका मतलब क्या है और इन नियमों में ऐसा क्या बदल गया कि अचानक इतनी बड़ी एयरलाइन घुटनों पर आ गई? इस विश्लेषण में इसे बहुत साफ तरीके से समझाया गया है। ये नियम असल में पायलटों की सुरक्षा और आराम के लिए बनाए गए थे। 2 बड़े बदलाव हुए। अच्छा। पहला, पायलटों को हफ्ते में मिलने वाला आराम 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे कर दिया गया। ठीक है। और दूसरा, जिसका असर शायद ज्यादा पड़ा, वो ये कि रात में लैंडिंग की संख्या वो 6 से घटाकर सिर्फ 2 कर दी गई। सिर्फ 2? जी, सिर्फ 2। एक मिनट, ये नियम तो सुनने में बिल्कुल सही लग रहे हैं। पायलटों को ज्यादा आराम मिलना ही चाहिए, इससे तो सुरक्षा और बढ़ेगी। तो फिर इंडस्ट्री में, खासकर इंडिगो में, इसको लेकर इतनी बड़ी समस्या क्यों खड़ी हो जाती? और यहीं से असली खेल शुरू होता है। यहीं पर आधिकारिक कहानी कमजोर पड़ने लगती है। कैसे? इस विश्लेषण में एक बहुत जरूरी बात सामने आती है। DGCA का साफ कहना है कि उन्होंने इंडिगो और बाकी एयरलाइंस को इन नियमों के लिए तैयार होने के लिए 1 या 2 महीने नहीं, बल्कि पूरे 2 साल का वक्त दिया था। 2 साल? हाँ, 2 साल। ये तो बहुत लंबा समय है किसी भी तरह की प्लानिंग के लिए। तो फिर ये अचानक से सरप्राइज वाला संकट कैसे पैदा हो गया? क्या देश की सबसे बड़ी एयरलाइन, जिसके पास इतने संसाधन हैं, वो 2 साल में भी अपने पायलटों का शेड्यूल ठीक से नहीं बना पाई? ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। बिल्कुल, और यही सवाल हमें दूसरे संभावित कारणों की तरफ ले जाता है। हमारा स्रोत सिर्फ यही नहीं रुकता, वो हमें 3 अलग अलग सिद्धांतों की दुनिया में ले जाता है जो इस संकट की एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर पेश करते हैं। चलिए तो फिर उन सिद्धांतों पर ही चलते हैं। पहला सिद्धांत तो सीधे सीधे कॉर्पोरेट दुश्मनी की तरफ इशारा कर रहा है ना? हाँ, पहला सिद्धांत एक क्लासिक कॉर्पोरेट वॉरफेयर की कहानी है। इस विश्लेषण के मुताबिक इस खेल के केंद्र में है टाटा समूह का एयर इंडिया और विस्तारा का विलय। अच्छा। टाटा अब भारतीय एविएशन बाजार में इंडिगो के एक छत्र राज को चुनौती देना चाहता है, और इसके लिए वो एक बहुत पुरानी लेकिन असरदार रणनीति अपना रहा है। वो क्या है? इंडिगो की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी पर हमला करना। मतलब? यानी उसके पायलट्स।
इस थियरी के हिसाब से टाटा समूह की एयरलाइंस इंडिगो के अनुभवी पायलटों को बहुत ज्यादा सैलरी, बेहतर प्रमोशंस और सुविधाओं का लालच देकर अपनी तरफ खींच रही हैं। इसे पायलट पोचिंग भी कह सकते हैं। यानी ये एक तरह से दो-धारी तलवार है। बिल्कुल। एक तरफ आपके अनुभवी पायलट जा रहे हैं जिससे आपकी उड़ानें रुक रही हैं, और दूसरी तरफ जो बचे हैं उन्हें रोकने के लिए आपको उनकी तनख्वाह बढ़ानी पड़ रही है, जिससे आपकी लागत बढ़ रही है। ऐसे में तो कोई भी कंपनी मुश्किल में पड़ जाएगी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक एयरलाइन पर दोहरा दबाव डालता है। एक तरफ ऑपरेशनल दबाव क्योंकि फ्लाइट्स रद्द हो रही हैं, और दूसरी तरफ जबरदस्त वित्तीय दबाव। हाँ, ये ठीक वैसा ही है जैसा हम टेक इंडस्ट्री में देखते हैं, जहां एक कंपनी दूसरी कंपनी के टॉप इंजीनियर्स को तोड़कर उसके सबसे बड़े प्रोजेक्ट को ही पटरी से उतार देती है। सही बात है। किसी भी मार्केट लीडर को अस्थिर करने का ये एक आजमाया हुआ नुस्खा है। तो एक तरफ ये कॉर्पोरेट खींचतान की बात है जो समझ में आती है। हाँ, लेकिन हमारा स्रोत एक और कहीं ज्यादा गंभीर और परेशान करने वाली संभावना की तरफ भी इशारा करता है, हाँ, जो बोर्डरूम से निकलकर सीधे हवाई जहाज के इंजन तक पहुंचती है। हाँ। और दूसरा सिद्धांत इस पूरे संकट को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखता है। वो ये सवाल पूछता है कि क्या पायलट की कमी का शोर कहीं एक बहुत बड़ी तकनीकी समस्या पर पर्दा डालने के लिए तो नहीं मचाया जा रहा है? तकनीकी समस्या मतलब? इस विश्लेषण में इंडिगो के बेड़े की बनावट पर ध्यान दिलाया गया है। उनके पास 400 से ज्यादा विमान हैं, जिनमें से ज्यादातर A320 नियो सीरीज के हैं। और इन सभी विमानों में एक ही कंपनी के इंजन लगे हैं, प्रैट एंड विटनी यानी P&W। और इन P&W इंजनों के साथ क्या दिक्कत है? देखिए, इनका वैश्विक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा है। इन इंजनों में बार बार तकनीकी खराबी आने और दुनिया भर में विमानों के ग्राउंड होने की खबरें आती रही हैं। अच्छा। इस विश्लेषण में याद दिलाया गया है कि इंजन के रखरखाव और उनके स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई चेन में इस समय पूरी दुनिया में देरी चल रही है। मतलब अगर किसी विमान का इंजन खराब होता है तो उसे ठीक करने के लिए पुर्जे मिलना ही मुश्किल हो रहा है। अरे बाप रे! तो क्या इसका मतलब यह है कि इंडिगो के कई विमान असल में पायलट न होने की वजह से नहीं, बल्कि इंजन की खराबी की वजह से जमीन पर खड़े थे और उड़ने की हालत में ही नहीं थे? यह सिद्धांत इसी संभावना की ओर इशारा करता है। अब आप एयरलाइन के नजरिए से सोचिए, बाजार में आकर ये मानना कि हमारे इंजन भरोसेमंद नहीं है या हमारे पास विमान उड़ाने के लिए जरूरी पुर्जे नहीं हैं, ये किसी भी एयरलाइन के लिए तबाही जैसा होगा। हाँ, बिल्कुल। उनके शेयर की कीमत गिर जाएगी और यात्रियों का भरोसा हमेशा के लिए टूट जाएगा। जाहिर है, कोई भी ऐसी एयरलाइन में बैठना पसंद नहीं करेगा। बिल्कुल सही बात है। इसकी तुलना में पायलटों की कमी है या नए नियमों से दिक्कत हो रही है, ये कहना कहीं ज्यादा सुरक्षित बहाना लगता है। ये वाकई डराने वाली बात है। एक यात्री के तौर पर यह सोचना कि जिस वजह को एक ऑपरेशनल मुद्दा बताया जा रहा है वो असल में सुरक्षा से जुड़ा एक गहरा राज हो सकता है, यह भरोसे को पूरी तरह से हिला देता है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक लॉजिस्टिकल समस्या नहीं रहती, ये एक नैतिक सवाल बन जाता है। तो हमारे पास अब दो थ्योरी हैं, कॉर्पोरेट साजिश और एक संभावित सुरक्षा से जुड़ा कवर अप। ये अपने आप में ही काफी उलझा हुआ मामला लगता है, लेकिन फिर इस कहानी में सरकार की भी एंट्री होती है। उनका क्या रोल था? क्या वो सिर्फ इस बिगड़े हुए हालात को संभालने आए थे या फिर इस खेल में उनकी भी कोई भूमिका थी? और यहीं पर हमारा तीसरा सिद्धांत सामने आता है, जो थोड़ा राजनीतिक है और सरकार की भूमिका पर ही सवाल खड़े करता है। इस विश्लेषण के मुताबिक सरकार इस संकट के दौरान मूक दर्शक नहीं बनी रही, उन्होंने सीधा हस्तक्षेप किया। हाँ, मैंने पढ़ा था कि उन्होंने हवाई किराए पर 18,000 रुपए की एक ऊपरी सीमा लगा दी थी। सिर्फ वही नहीं, उन्होंने एयरलाइन को आदेश दिया कि यात्रियों को उनका रिफंड तुरंत दिया जाए। और यहाँ एक और दिलचस्प कानूनी पहलू है। वो क्या? नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इस मामले में DGCA को भी एक तरह से साइडलाइन कर दिया और सीधे भारतीय वायुयान अधिनियम का इस्तेमाल किया। अच्छा। ये अधिनियम सरकार को विमानन क्षेत्र में सीधा और असाधारण नियंत्रण करने की ताकत देता है। तो सरकार काफी सख्त मोड में थी। लेकिन सवाल यह है कि सरकार ऐसा क्यों करेगी? मतलब अपनी ही देश की सबसे बड़ी और सबसे सफल एयरलाइन को निशाना बनाने से सरकार को क्या हासिल होगा? इस विश्लेषण में एक संभावित वजह बताई गई है, बाजार में किसी एक कंपनी के एकाधिकार यानी मोनोपोली को नियंत्रित करना। मोनोपोली कंट्रोल। हाँ,
इंडिगो का भारतीय घरेलू बाजार में 60% से ज्यादा का हिस्सा है। ये एक बहुत बड़ी ताकत है। हो सकता है कि ये सरकार का एक पावर शो हो, ये दिखाने के लिए कि बाजार की कोई भी बड़ी कंपनी सरकार के नियंत्रण से बाहर नहीं है। और FTTL नियमों को सख्ती से लागू करना इसी पावर शो का एक हिस्सा हो सकता है। बिल्कुल, खास तौर पर त्योहारी सीजन जैसे दिवाली और छठ के ठीक पहले, जब हवाई किराए वैसे भी आसमान छूने लगते हैं। सही बात है। ऐसे में नियमों को सख्ती से लागू करके सरकार एक तीर से दो निशाने साध सकती है। एक, पायलटों की सुरक्षा का ध्यान रखना, और दूसरा, एयरलाइंस को यह संदेश देना कि वो मनमाने ढंग से किराए नहीं बढ़ा सकती। अच्छा, ये एक तरह से बाजार के रेफरी की भूमिका निभाने जैसा है, जो खेल को बहुत ज्यादा एक तरफा होने से रोक रहा है। तो अब हमारे सामने एक पूरी तरह से उलझी हुई तस्वीर है। एक आधिकारिक कहानी है जो नए नियमों और खराब प्लानिंग की बात करती है, फिर 3 वैकल्पिक कहानियां हैं, एक कॉरपोरेट युद्ध की, दूसरी एक गहरे तकनीकी राज को छिपाने की, और तीसरी एक राजनीतिक पावर प्ले की। जब हम इन सबको एक साथ रखते हैं तो आखिर निष्कर्ष क्या निकलता है? इस विश्लेषण का निष्कर्ष यही है कि ये संकट किसी एक वजह से नहीं हुआ। यह दिखाता है कि हमारा एविएशन सिस्टम कितना नाजुक और आपस में जुड़ा हुआ है। यहाँ एक रेगुलेटरी बदलाव, मतलब FDTL नियम, एक कॉरपोरेट युद्ध को हवा दे सकता है, एक संभावित तकनीकी खामी को छुपाने का मौका दे सकता है, और सरकार को अपनी ताकत दिखाने का एक मंच भी प्रदान कर सकता है। मतलब एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसा। हाँ, एक परफेक्ट स्टॉर्म था जहां कई अलग अलग चीजें एक ही समय पर गलत हो गईं। आधिकारिक कहानी अधूरी है क्योंकि वो इन सभी ताकतों के आपसी टकराव को नजरअंदाज करती है। तो हमने आज इंडिगो संकट पर इस गहरी पड़ताल के अलग अलग पहलुओं को देखा। एक सीधी सादी आधिकारिक कहानी और उसके पीछे छिपे 3 बेहद अलग और जटिल सिद्धांत। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। वो क्या? जब किसी देश की विमानन प्रणाली जैसी एक जटिल और अहम व्यवस्था में इतनी बड़ी गड़बड़ी होती है, तो अंतिम जिम्मेदारी किसकी होती है? क्या ये उस कंपनी की है जो 2 साल मिलने के बावजूद भविष्य की योजना बनाने में नाकाम रही, या उस नियामक संस्था की जिसने नियम तो बनाए लेकिन शायद उनके असर का ठीक से अंदाजा नहीं लगाया? या फिर बाजार की उन ताकतों की जो इतनी गलाकाट प्रतिस्पर्धा पैदा करती हैं कि कंपनियां हर तरह के हथकंडे अपनाने पर मजबूर हो जाती हैं? ये बहुत जरूरी सवाल है। शायद जवाब इनमें से किसी एक में नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की बनावट में ही छिपा है। इस पर जरूर सोचना चाहिए।